हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हमने स्टार्ट कर दिया है ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना, जिसमें हमने इससे सबसे पहली क्लास में हमने चर्चा किया था सेल के बारे में। सेल क्या होते हैं? सेल को अगर सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो उसमें कौन कौन सी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ हमने चर्चा किया था माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, राइबोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या है। हमने इन सभी के बारे में चर्चा कर लिया था। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था परिसंचरण तंत्र पढ़ना। परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले हमने हृदय के बारे में बात किया। हृदय क्या है, हृदय के क्या कार्य होते हैं। साथ ही साथ हमने आलिंद निलय के बारे में समझा। आलिंद क्या है, निलय क्या है, ये क्या कार्य करता है और ये कौन सा रक्त कहाँ पर आता है। हमने इन सभी के बारे में चर्चा की थी। उसी के आगे हमने चर्चा किया था रक्त के बारे में, और हमने ये देखा था कि जो रक्त होता है वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है और ये क्षारीय होता है। अगर रक्त के पीएच मान की बात की जाए तो जो रक्त का पीएच वैल्यू है वो 7.4 होता है। अगर अराउंड पूछा जाए तो 7.36 टू 7.41 पाया जाता है। ठीक, तो आपको रक्त का पीएच मान ध्यान रखना है। वो क्या है? रक्त का पीएच मान है 7.4। ठीक, फिर उसी के बाद हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखा था, जो कि आपको पता है कि रक्त तरल अवस्था में दिखाई देता है, लेकिन फिर भी इसमें ठोस और द्रव दोनों ही पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में द्रव के रूप में होता है, और जो हमारे रक्ताणु हैं यानी कि जो ब्लड कार्सेल्स हैं उसमें ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब ये जो प्लाज्मा है और ये जो ब्लड कार्सेल्स है वो कितना कितना पाया जाता है? तो ये जो हमारे शरीर में ब्लड प्लाज्मा है यानी कि हमारे रक्त में प्लाज्मा है, प्लाज्मा रक्त का 55% भाग पाया जाता है या होता है। लेकिन जो ब्लड कार्सेल्स होते हैं, ब्लड कार्सेल्स 45% होते हैं। कल आपने एक चार्ट देखा था, हमने उस चार्ट में समझा था कि जो हमारे प्लाज्मा है वो कितना है, उसमें क्या क्या पाया जाता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो ब्लड कार्सेल्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आज उसी के बारे में हमें डिटेल से समझना है कि प्लाज्मा क्या है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। अगर हम बात करें प्लाज्मा की तो ये होता कैसे है? तो यह हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। कैसा होता है? तो ये हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। ये रक्त में 55% भाग पाया जाता है। इसमें जल की मात्रा 90 से 92% तक पाई जाती है। साथ ही साथ जो इसका शेष भाग बचता है यानी कि 90 से 92% तो जल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो 8% भाग बचता है उसमें अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ से वो बना होता है, यानी कि उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब जो अकार्बनिक पदार्थ है वो 1% भाग होता है, जिसमें नमक और सोडियम बाइकार्बोनेट मुख्य रूप से होते हैं। साथ ही साथ रक्त की क्षारीयता इन्हीं के जल में घुलने की वजह से होती है। तो जो रक्त की क्षारीयता होती है वो किसके कारण होती है? तो रक्त के क्षारीय होने का कारण ये होता है कि जो हमारा प्लाज्मा है, रक्त है, रक्त में अकार्बनिक पदार्थ 1% घुला है, जो कि नमक और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक, इन्हीं सोडियम बाइकार्बोनेट और नमक के घुले होने के कारण हमारे रक्त जो होते हैं वो हल्के क्षारीय होते हैं। ठीक, तो यहाँ से कितने पॉइंट आपने देखा? यहाँ से आपने समझा 3 से 4 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या क्या? प्लाज्मा में रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। जल की मात्रा 90 से 92% है।
शेष भाग 8% जो है वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से बना है। रक्त के जो क्षारीय होने की वजह है वो है नमक और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिलना। ठीक, ये हमने बात कर ली कि जो हमारे प्लाज्मा में अकार्बनिक तत्व थे कौन कौन से थे। अगर हम बात करें कार्बनिक पदार्थों की जो हमारे प्लाज्मा में उपस्थित हैं, तो उनमें कुछ तो प्लाज्मा के संघटक होते हैं और कुछ उसमें प्लाज्मा संवाहन करता है। रक्त प्लाज्मा के संगठन में आप अगर देखेंगे तो उसमें जल का 90% भाग है, ठोस का 8 से 10% भाग है, अकार्बनिक 1% है और जो कार्बनिक ठोस है वो 8 से 9% है। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो हमारे प्लाज्मा में पदार्थ उपस्थित हैं वो कौन कौन से हैं। कल हमने इनको सिर्फ सुना था, आज हम इन्हें नोट डाउन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम रक्त प्लाज्मा में बात करें तो रक्त प्रोटीन की बात करेंगे, यानी कि हमारे प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन उपस्थित होते हैं। जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा 7 से 9% भाग रक्त प्रोटीन का बना होता है। इसमें ग्लोबुलिन, सीरम एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इन्हीं प्रोटीन के कारण रक्त चिपचिपा होता है। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि रक्त के चिपचिपा होने का क्या कारण है, तो सिंपल सा आप बताएंगे कि जो प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन होता है, इन्हीं प्रोटीन के कारण रक्त हमारा चिपचिपा होता है। अगर लाल होने की बात की जाए कि हमारा ब्लड लाल क्यों होता है, तो इससे आप सभी परिचित हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से ये लाल होता है। तो रक्त प्रोटीन में यानी कि जो प्लाज्मा है उसमें कौन कौन से प्रोटीन हैं? ग्लोब्यूलिन, सीरम एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन, साथ ही साथ प्रोथ्रोम्बिन जो हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। ये तो हमने बात कर ली कि जो प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन है वो कौन कौन से हैं। अगर अगली चर्चा की जाए तो वो आती है हार्मोन की। हार्मोन्स क्या हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन सीधे निकलकर रक्त में आता है। ये जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये अपना कार्य कैसे करती हैं? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो इनसे जो हार्मोन निकलते हैं वो आकर हमारे ब्लड में मिलते हैं। और हमारा ब्लड क्या करता है? हमारा ब्लड पूरे शरीर में दौड़ता रहता है। इन्हीं रक्त के साथ में मिलकर जो हार्मोन्स हैं हमारे, वो शरीर के विभिन्न अंगों में जाते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं। नहीं तो क्या ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, क्या ये हर अंग के पास उठ कर जाएंगी और अपना कार्य करेंगी? नहीं, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं वो हार्मोन अपना निकालती हैं और इनका हार्मोन जो होता है वो हमारे ब्लड में मिलता है। अब ब्लड क्या करता है कि ब्लड इनको ले जाने लाने का कार्य करता है, इनको इनके स्थान पर पहुंचाता है जहां पर इनको कार्य करना है। तो ये रक्त के साथ शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचकर अपना अपना कार्य करते हैं। ठीक, अब हम बात करें एंटीजन और एंटीबॉडीज की। तो रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडीज उपस्थित होते हैं। हमारा जो रक्त है यानी कि जो हमारा प्लाज्मा है, यहाँ हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं जो कि हमारे रक्त में पाया जाता है। ठीक, तो प्लाज्मा में एंटीजन और एंटीबॉडीज दोनों उपस्थित होते हैं। एंटीबॉडीज रक्त द्वारा लाए गए हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, जो विषाणु होते हैं, उनका नाश करता है, उनको नष्ट करता है। अदरवाइज ये हमारे शरीर में रहेंगे, अगर ये एंटीबॉडीज इनको नष्ट नहीं करेंगे तो ये हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे शरीर को हानि पहुंचाएंगे, हमें रोगग्रस्त करेंगे। तो ये जो एंटीबॉडीज होते हैं इनका कार्य यही होता है कि जो भी रक्त के द्वारा हानिकारक जीवाणु विषाणु लाए गए हैं उनका नाश करना, उनका सर्वनाश करना, उनका विनाश करना। ठीक, अगला पॉइंट है गैस। आपने देखा था कि हमारे प्लाज्मा में कुछ गैसें पाई जाती हैं। अब ये गैसें हैं कौन कौन सी हैं? तो
प्लाज्मा में विभिन्न गैसें जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी गैसें आकर मिलती हैं किसमें? हमारे प्लाज्मा में। प्लाज्मा आपने देखा था संवहन भी करता है, तो प्लाज्मा में संवहन हेतु कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, विटामिन, खनिज लवण, ये सारी चीजें आकर मिलती हैं। इनका संवहन भी रक्त के द्वारा किया जाता है। तो ये जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट हैं, अमीनो अम्ल, विटामिन, खनिज लवण आकर मिलते हैं, इनका संवहन कैसे होता है? तो इनका संवहन भी रक्त के द्वारा होता है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि प्लाज्मा में जो हमारा रक्त प्लाज्मा है, प्लाज्मा में यूरिया तथा यूरिक अम्ल, अन्य वर्ज्य पदार्थ मिलते हैं। इसमें यूरिया तो मिलता ही मिलता है, साथ ही यूरिक अम्ल और कुछ अन्य वर्ज्य पदार्थ भी मिलते हैं जिनका उत्सर्जन उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है। हालांकि यहाँ पर हम अभी अगली क्लास में, यानी कि जब भी हमारी 1-2 क्लास बाद क्लास होगी, तो हम उसमें उत्सर्जी अंग के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप उत्सर्जी अंग का नाम बता दीजिएगा, ठीक? हालांकि आपने पढ़ भी रखा है, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो हमारा उत्सर्जी अंग है वो किस तरह से उत्सर्जन का कार्य करता है। तो प्लाज्मा में यूरिया और यूरिक एसिड, साथ ही साथ अन्य जो वर्ज्य पदार्थ हैं वो आकर मिलते हैं और इनका उत्सर्जन भी उत्सर्जी अंगों के द्वारा होता रहता है। अगला है रक्तवार, यानी कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में पित्तरंजक, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन भी आकर मिलते हैं। तो ये जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा में और क्या क्या आकर मिलता है? तो प्लाज्मा में पित्तरंजक, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन आकर मिलते हैं। तो ये हमारे 6-7 पॉइंट थे जिनको आपको ध्यान रखना है। हमने ये पूरा प्लाज्मा के बारे में समझा। हमने प्लाज्मा के बारे में क्या समझा, एक बार हम वापस से इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि प्लाज्मा क्या है। ये हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव है। इसमें ये रक्त का 55% भाग होता है। साथ ही साथ इसमें जल की मात्रा जो होती है वो 90 से 92 होती है। शेष भाग जो 8% बचता है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। हमने कार्बनिक पदार्थ के बारे में समझा, तो ये 1% भाग होता है। हमारे रक्त के क्षारीय होने का कारण ये होता है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट और नमक होता है, ये जो हमारे रक्त में जल है उसके साथ घुल जाते हैं और इसी घुलने की वजह से रक्त हमारा क्षारीय हो जाता है। फिर हमने समझा रक्त में जो उपस्थित हमारे पदार्थ हैं, जिसमें सबसे पहले हमने प्रोटीन की बात की। तो प्रोटीन में ग्लोबुलिन, सीरम एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन मिल रहे थे और रक्त के चिपचिपा होने का कारण यही था। साथ ही साथ हमने हार्मोन की बात की। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन हैं वो सीधे हमारे ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड के थ्रू हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं। साथ ही साथ जो एंटीजन और एंटीबॉडीज होते हैं, तो एंटीजन और एंटीबॉडीज ये दोनों ही प्लाज्मा में पाए जाते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज जो रक्त के द्वारा लाए गए हानिकारक जीवाणु और विषाणु होते हैं उनका नाश कर देते हैं। साथ ही साथ हमने गैसों के बारे में बात किया। तो हमारे प्लाज्मा में कई प्रकार की गैसें आकर मिलती हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की गई है। प्लाज्मा में संवहन हेतु कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, विटामिन तथा खनिज लवण आकर मिलते हैं और इनका भी संवहन रक्त द्वारा होता है। हमने चर्चा किया कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में यूरिया, यूरिक अम्ल और जो अन्य हमारे वर्ज्य पदार्थ हैं, यानी कि जो और बेकार की चीज़ें हैं, बेकार के पदार्थ हैं, खराब पदार्थ हैं, उनका उत्सर्जी अंगों द्वारा उत्सर्जन हो जाता है। लास्ट में हमने चर्चा किया कि रक्तवार में पित्तरंजक, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन भी आकर मिलते हैं। तो ये हमने देख लिया कि रक्त प्लाज्मा क्या है या फिर प्लाज्मा या रक्तवार क्या है। ठीक,
अब हमें क्या देखना है, ये हमने अपने रक्त का 55% भाग देख लिया कि क्या होता है हमारे रक्त का 55% भाग। अगर अब हम बात करें तो हमें देखना है जो हमारे बचे हुए 45% भाग हैं वो क्या क्या हैं, क्या करते हैं हमारे शरीर में आकर, जरा हम उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं ब्लड कार्ब सेल्स के बारे में। हालांकि हमने ये सब बचपन से ही पढ़ रखा है कि ये जो रक्त कणिकाएं होती हैं, ये रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्ब सेल्स, वाइट ब्लड कार्ब सेल्स जिसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और तीसरा है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स। तो इन्हीं तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या हैं ये। तो सबसे पहले जो रक्ताणु हैं, रक्ताणु को रक्त कणिकाएं भी कहते हैं, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो रक्ताणु है, रक्ताणु को ही हम रक्त कणिकाएं ब्लड कार्ब सेल्स कहते हैं। ये काफ़ी सूक्ष्म होती हैं, इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। क्या आप सभी ने ब्लड तो निकलते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने उसमें किसी प्रकार का कोई कण देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि ये हमें नग्न आंखों से दिखाई ही नहीं देती हैं। अगर आपको रक्त के इन कणों को देखना है तो उसके लिए आपको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। आप माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इसको देख सकते हैं, अदरवाइज आपको ये दिखेंगे नहीं। हमें तो ब्लड बिल्कुल तरल अवस्था में दिखती है, उसमें किसी तरह का कोई दाना, किसी तरह का कोई कण, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो इन्हें देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। अब ये जो रक्त कणिकाएं हैं, जो हमारी ब्लड कार्ब सेल्स हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं, जिसे हमने बचपन से ही पढ़ रखा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। तो जो हमारी रक्त कणिकाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लाल रक्त कणिकाओं की, रेड ब्लड कार्ब सेल्स जिसे हम आरबीसी कहते हैं। दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स जिसे हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी। और लास्ट है आपका तीसरा रक्त प्लेटलेट्स यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। अगर हम इन तीनों को थोड़ा थोड़ा समझें तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाल रक्त कणिकाओं की, जिसे हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। जो हमारे लिए पॉइंट इम्पॉर्टेंट है हम उन्हीं को नोट करेंगे। लेकिन इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि जब आपने न्यूट्रिशन साइंस पढ़ा था तो वहाँ पर आपने एनीमिया के बारे में पढ़ा था। आपने कुछ एनीमिया पढ़े थे जिसमें आरबीसी के आकार पर फर्क पड़ रहा था। अब एक बार आप कमेंट करके बताइए कि किस एनीमिया में आरबीसी का आकार बड़ा हो रहा था, किस एनीमिया में आरबीसी का आकार छोटा हो रहा था, और किस एनीमिया में आरबीसी का आकार जो था वो हसीए नुमा हो रहा था। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं कि कौन सा ऐसा एनीमिया था जिसमें हमने देखा था जो आरबीसी है उसका आकार बड़ा हो रहा था, कौन सा ऐसा एनीमिया हमने देखा था जिसमें आरबीसी का आकार छोटा हो रहा था, साथ ही साथ कौन सा ऐसा एनीमिया था जिसमें आरबीसी जो है वो हंसिए के आकार का हो रहा था। अगर आपने न्यूट्रिशन साइंस की क्लास ली है तो डेफिनेटली आप बता पाएंगे। ठीक, अगर नहीं याद आ रहा तो एक बार जाकर क्लास जरूर देखिएगा। ठीक, अब लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं लाल रक्त कणिकाओं की। लाल रक्त कणिकाएं क्या हैं, इन्हीं को आप कहें रेड ब्लड कार्ब सेल्स कौन है, या आरबीसी क्या है, इरिथ्रोसाइट क्या है, हमें इसके बारे में समझना है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी की। ठीक, मानव रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या अधिक, ये जो मानव शरीर है, मानव शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनकी संख्या अधिक होती है, औसतन 45 से 50 लाख तक होती है। ये आकार में छोटी और गोलाकार होती हैं। तो ये कुछ सामान्य सी बातें हैं आरबीसी के बारे में जिनको आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो और क्या होता है, ये आकार में तो छोटे और गोलाकार होते ही होते हैं,
साथ ही साथ जो इनका केंद्र भाग होता है वो कुछ पिचका हुआ और चपटा सा दिखाई देता है। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ठीक, आपने कभी भी देखिए आरबीसी जो आप देखेंगे अभी गूगल पर डालेंगे तो आपको दिखेगा कुछ इस तरह से होगा और बीच में थोड़ा सा गड्ढा सा होगा। ठीक, अगर सूक्ष्मदर्शी से आप देखें तो जो आरबीसी के कण होते हैं ये हल्के पीले रंग के दिखाई देते हैं, लेकिन आप इन्हें अगर सामूहिक रूप से देखेंगे तो ये लाल रंग के दिखाई देते हैं। अब आपको ये पहले ही पता है, शायद हमने नोट डाउन नहीं किया है, बट आप ध्यान रखेंगे कि इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या होता है इसमें? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें ग्लोबिन प्रोटीन होता है और हीम क्या होता है? ये लौह तत्व होता है। आपको ध्यान रखना है ये चीज। ठीक, अब अगर हम आगे बात करें कि अगर आरबीसी में असामान्य वृद्धि हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ये पॉइंट जरा आप नोट कीजिएगा कि अगर आरबीसी में असामान्य वृद्धि हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए तो क्या होगा? उसे हम कहेंगे पॉलीसाइथेमिया। ठीक, क्या कहेंगे? उसे हम पॉलीसाइथेमिया बोलेंगे। लेकिन अगर आरबीसी में असामान्य कमी हो जाए तो क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे एनीमिया बोलेंगे। और अभी हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किस एनीमिया में आरबीसी का आकार बढ़ रहा है, किस एनीमिया में आरबीसी का आकार घट रहा है, किस एनीमिया में आरबीसी का जो आकार है वो हाशिए के आकार का हो रहा है। तो ये आपको एक बार बता देना है, आपने इसे पहले ही पढ़ रखा है। ठीक, अब कुछ पॉइंट और आपको ध्यान रखना है। आपने यहाँ पर क्या समझा? अभी ऊपर आपने ये समझा कि मानव में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनकी संख्या सबसे अधिक, संख्या इनकी है 45 से 50 लाख तक। ये आकार में छोटी और गोलाकार होती है, लेकिन जो इनका केंद्र होता है वो चपटे आकार का होता है। साथ ही साथ इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसकी अगर हम असामान्य वृद्धि की बात करें तो उसे हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। अगर असामान्य कमी की बात करें तो उसे कहते हैं हम एनीमिया। आपके लिए 3 क्वेश्चन मैंने पहले ही बना दिया है, तो उसका आंसर देना आपके लिए कंपलसरी है। ठीक, अब कुछ पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि जो मानव की आरबीसी है, मानव की आरबीसी में केंद्रक, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आदि जो कोशिकांग होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। ठीक, आपको क्या ध्यान रखना है कि मानव के आरबीसी में ये सारी चीजें अनुपस्थित होती हैं। साथ ही साथ अपवाद स्वरूप अगर हम बात करें तो ऊंट व लामा ऐसे स्तनधारी हैं जिसमें आरबीसी केंद्र युक्त होता है। ठीक, अगला है आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो यहाँ पर आपने 3-4 चीजें देखी कि क्या करता है ये, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, या हम यूं बोलें तो गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। कौन? आरबीसी। कैसे? तो जो शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है वो लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है वो करता है। और ये हीमोग्लोबिन करता क्या है? तो ये फेफड़ों में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उनसे क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये शरीर में विभिन्न अंगों में आए हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं इनसे क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फेफड़ों में लाकर इनको छोड़ देता है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़ों से होते हुए श्वास नाली और नाक के द्वारा ये बाहर आ जाती हैं। तो हम निकालते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक, तो आरबीसी हमारा क्या कर रहा है? आरबीसी जो है वो गैसों का आदान प्रदान कर रहा है। हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है जिसमें हीम लौह तत्व और ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ये हमने पहले ही समझ लिया। अब हम बात करें अगर इनके जीवन काल की, तो इनका जीवन काल 120 दिन होता है। अगर अराउंड में बात करें तो 80 से 120 दिन होता है। अब ये तो हमने इसके कुछ पॉइंट समझ लिए।
लेकिन थोड़े से हमें इनके उत्पादन और अपघटन पर बात करनी है कि इनका जो आरबीसी है इनका उत्पादन कैसे होता है, इनका अपघटन कैसे होता है। ठीक, तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। जब लेकिन शिशु माँ के गर्भ में होता है तो उसमें आरबीसी का निर्माण यकृत व प्लीहा के द्वारा होता है। यानी कि बड़ों में कैसे होता है? तो बड़ों में तो अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन जो शिशु होता है जो माँ के गर्भ में होता है उसके अंदर भी तो आरबीसी बनता है। तो वो कहाँ बनेगा? वो यकृत और प्लीहा के अंदर, प्लीहा के द्वारा बनता है। जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि जो शिशु होता है उसकी अस्थियां किससे बनी होती हैं। ठीक, जीवन काल पूरा होने पर आरबीसी का प्लीहा में नष्ट कर दिया जाता है। यानी कि जब इनका आरबीसी का जीवन काल पूरा हो जाता है तब इनको प्लीहा में नष्ट कर दिया जाता है। अतः आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसको कहते हैं। किसको? प्लीहा को। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं क्योंकि यह जो अतिरिक्त आरबीसी है उनको संग्रहित कर लेता है और आवश्यकता पड़ने पर पुनः इनको मुक्त भी कर देता है। तो एक तो कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि इसी में आकर जो हमारे आरबीसीज हैं वो नष्ट होते हैं, लेकिन इनको शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो अतिरिक्त आरबीसी हैं उनको ये संग्रहित कर लेता है और जब हमारे शरीर को आवश्यकता होती है तो पुनः ये इसको मुक्त कर देते हैं। ठीक, ये तो हमने देख लिया आरबीसी के बारे में कि आरबीसी क्या है, किस तरह से ये कार्य करता है, इसका अपघटन कैसे होता है और इसका उत्सर्जन कैसे होता है, अपघटन और इसका उत्पादन कैसे होता है। हमने ये आरबीसी के बारे में समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, इसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये संख्या में लाल रक्त कणिकाओं से कम होती हैं। ध्यान रखिएगा कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं ये लाल रक्त कणिकाओं से कम होती हैं लेकिन आकार में बड़ी होती हैं। इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि जो हमारे डब्ल्यूबीसी हैं इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। यह रंगहीन तथा अनियमित आकार के होते हैं। इनमें केंद्रक पाया जाता है। अगर हमने जब अभी आरबीसी की बात की थी तो हमने क्या देखा था कि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये शरीर में रक्त द्वारा लाई गई हानिकारक जो जीवाणु हैं उनका भक्षण करते हैं। कौन? डब्ल्यूबीसी करता है। इनकी सामान्य संख्या 6000 से 8000 कण तक प्रति घन मिलीमीटर होता है, रक्त में होता है। तो इनकी संख्या 6000 से 8000 होती है। अब जैसे हमने देखा था कि आरबीसी की अगर असामान्य वृद्धि होगी तो क्या होगा और असामान्य कमी होगी तो क्या होगा, वैसे ही हमें ये भी देखना है कि अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या में, हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी, अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या में असामान्य वृद्धि होगी तो उसे हम कहते हैं ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। अगर असामान्य कमी हुई, अगर वृद्धि हुई उसको हम कहेंगे ल्यूकेमिया। अगर असामान्य कमी हुई तो उसको हम कहेंगे ल्यूकोसाइटोपीनिया। क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे ल्यूकोसाइटोपीनिया। यहाँ पर जो आपको नाम मिल रहे हैं इन्हें नोट डाउन करते हुए चलिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो असामान्य वृद्धि ध्यान रखिएगा। कल मैं आपसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छपवाऊंगी ये जो असामान्य वृद्धि हो रहा है, चाहे वो आरबीसी का हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी का हो, चाहे वो प्लेटलेट्स की हो। ठीक, तो आप इसे याद कर लीजिएगा और याद करके कल मैं इसे आपसे याद से पूछूंगी कि क्या होता है। ठीक, तो इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। असामान्य वृद्धि हुई तो ल्यूकेमिया कहा हमने,
असामान्य कमी हुई तो हमने उसे ल्यूकोसाइट्स नाम दिया। ठीक, आगे क्या है, तो अब डब्ल्यूबीसी के कार्य देख लेते हैं। हमने अभी अभी क्या देखा था, आरबीसी के कार्य, वैसे हम डब्ल्यूबीसी के भी कार्य थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डब्ल्यूबीसी करता क्या है, ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करता है। ये जो रोगों से रक्षा करता है, ये करता क्या है, तो ये जो न्यूट्रोफिल्स की क्रिया है, न्यूट्रोफिल्स की क्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों से शरीर की रक्षा करता है, बाहरी हानिकारक पदार्थों और जीवाणुओं का नाश करता है। इसी तरह ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रदान करता है। साथ ही साथ ये शरीर में संक्रमण होने पर ये डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। तो इसका एक कार्य क्या होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण करना होता है। और जो हमारे ये डब्ल्यूबीसी हैं, ये घाव को भरने में भी सहायक होते हैं। ये डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित जो हानिकारक जीवाणु हैं, उनको मार डालती हैं, उनका भक्षण करती हैं, हमने ये भी देखा। ये पोषक तत्वों को या पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करती हैं, हमने ये भी देखा। इनका निर्माण अस्थिमज्जा, थाइमस, प्लीहा, लसिका ग्रंथियों में होता है। तो इनका निर्माण कहाँ होता है, इनका निर्माण अस्थिमज्जा, थाइमस, प्लीहा, लसिका ग्रंथि, इन सभी जगहों पर होता है। ठीक, ये हमने कुछ सामान्य से कार्य देखे डब्ल्यूबीसी के। हमने क्या क्या देखा, हमने आरबीसी देखा, हमने डब्ल्यूबीसी देखा। कल जब आपने डब्ल्यूबीसी देखा था तो आपने कुछ बातें और भी देखी थी, जैसे जो डब्ल्यूबीसी है, इनको दो प्रकार से बांटा गया था। एक तो कणिका रहित थे, कण रहित, और एक कण सहित थे। कण रहित में आपका क्या आ रहा था, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और ट्रांजिशनल, ये तीन आपके आ रहे थे। और कण रहित में जो आपने देखा था, कण में या कण सहित में जो आपने देखा था, उसमें आपने देखा था एसिडोफिल्स देखा था, बेसोफिल्स देखा था और न्यूट्रोफिल्स देखा था। ठीक, अगर कल वाले चार्ट को देखेंगे तो ये आप इसे आसानी से देख सकते हैं, और जो भी आपको याद करने वाली चीज़ है उस चार्ट में दिया गया है। तो कल की क्लास आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक, ये तो हमने बात कर ली डब्ल्यूबीसी की। अब लास्ट में हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की। तीसरा क्या है हमारा, जो ब्लड कार्ड सेल्स हैं उसमें तीसरा है हमारा रक्त प्लेटलेट्स, या जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो ये होते क्या हैं, जरा इनके बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं और लाल रक्त कणिकाएं हैं, यानी कि जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हैं, इनके अलावा भी कुछ छोटे छोटे कण इसमें हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। इनका आकार और प्रकार अनिश्चित होता है। ये प्लेटलेट्स या फिर बिम्बाणु कहलाते हैं। आप इनको बिम्बाणु कहिए या फिर प्लेटलेट्स कहिए, दोनों बातें एक ही हैं। ये होते कैसे हैं, तो ये अत्यंत सूक्ष्म, चपटी गोल तथा रक्त में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। इन्हें आप थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इन्हें आप थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये थ्रोम्बस बनने में मदद करते हैं। क्या करने में, तो ये थ्रोम्ब्स बनने में मदद करते हैं। थ्रोम्ब्स रक्त जमने के लिए आवश्यक होता है। इसका निर्माण अस्थि की लाल अस्थिमज्जा में होता है। ये जो थ्रोम्बस होते हैं या फिर जिन्हें हम लाल प्लेटलेट्स कह रहे हैं, रक्त प्लेटलेट्स कह रहे हैं, ब्लड प्लेटलेट्स कह रहे हैं या फिर बिम्बाणु कह रहे हैं, इनका निर्माण भी अस्थि की लाल अस्थिमज्जा में होता है। प्रत्येक घन मिलीमीटर रक्त में रक्त प्लेटलेट्स की संख्या 2.5 से 5 लाख तक होती है। आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो डेंगू में ये प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा गिरते हैं, बहुत तेज़ी से गिरते हैं। अब जब इनमें असामान्य कमी होती है तो क्या कहते हैं,
असामान्य कमी कब देखने को मिलती है? डेंगू में। आपने ये जब डेंगू बहुत तेज फैला था तो आपने देखा होगा कि डेंगू किसी न किसी को हो रहा था, डेंगू से मृत्यु भी हो रही थी। तो डेंगू में यही प्लेटलेट्स आपके काफ़ी मात्रा में गिरते हैं। आपको पता है कि ये 2.5 लाख से 5 लाख तक होते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको मैंने देखा है डेंगू होने पर 45 हज़ार तक आ जा रहे हैं, ठीक? 50,000 60,000 ऐसे आ जा रहे हैं प्लेटलेट्स। तो जो इनकी असामान्य कमी हो रही है उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। जब असामान्य कमी होती है, अगर असामान्य वृद्धि हो रही है, अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स की असामान्य वृद्धि हो रही है तो उसे हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलेंगे। और ये वृद्धि होती कब है? जब रक्त नलिकाओं में थक्का जमने लगता है, ठीक? तो एक तो आपने देखा कमी हो रही है तो उसे हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कह रहे हैं। जब असामान्य वृद्धि हो रही है तो उसे हम थ्रोम्बोसाइटोसिस बोल रहे हैं। और इनका निर्माण भी वहीं अस्थि मज्जा में होगा। इनका जीवन काल 10 से 14 दिन का होता है। इनका जीवन काल बहुत कम होता है, ठीक? ये हमने देखा प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स क्या है, हम इसको क्या नाम देते हैं। अगर हम इसके कार्य की बात करें, शायद से कार्य हमने नोट डाउन नहीं किया होगा, अगर हम इसके कार्य पर थोड़ी सी चर्चा करें तो ये रक्त को जमाने में मदद करता है, क्योंकि ये रक्त में उपस्थित जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, जो कि रक्त के जमने के लिए आवश्यक होता है। साथ ही साथ रक्त कोशिकाओं के छिद्रों और उनके टूट-फूट की मरम्मत करता है। इसमें कुछ एंटीजन पदार्थ होते हैं जो एंटीबॉडीज को कार्य करने के लिए उत्तेजित करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं इनके कार्यों में जिसे हमें ध्यान रख लेना है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं लसिका या फिर लिम्फ। ये लसिका क्या है या अगर बोले तो लिम्फ क्या है? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये लिम्फ जो है ये लगभग रंगहीन तरल द्रव है। ये क्या है? तो ये जो लसिका है ये लगभग रंगहीन तरल द्रव है जिसका निर्माण लसिका ग्रंथियों में निर्मित होकर लसिका वाहिनियों में प्रवाहित होती है। तो कहाँ होती है ये? लसिका ग्रंथियों से निर्मित होकर लसिका वाहिनियों में प्रवाहित होती है। इस तरल में कुछ मात्रा में WBC भी पाया जाता है। रक्त की तुलना में इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम और उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि ये तरल भी रक्त के समान पदार्थों का परिवहन करते हैं, यानी कि जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये रक्त की तरह कार्य करते हैं। जिस तरह से रक्त हमारे पदार्थों का परिवहन करता है, संवहन करता है, उसी तरह से लसिका भी हमारे रक्त के समान जो है परिवहन करता है। अगला है संक्रमण के समय इसका स्राव बढ़ जाता है। ये जो लसिका है जब संक्रमण हो जाता है तो इसका स्राव बढ़ जाता है, ठीक? अब लास्ट में हम चर्चा कर लेते हैं रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का जमना आपने देखा होगा जब सामान्य तौर पर हमें चोट लग जाती है या कट जाने पर, किसी दुर्घटना हो जाने पर शरीर से रक्त बाहर निकलने लगता है। अगर ये शरीर से बाहर निकल जाए तो निश्चित ही आपके स्वास्थ्य पर हानि प्रभाव पड़ेगा, इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। और अगर ये रक्तस्राव बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको नियंत्रित नहीं किया गया तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। रक्त का जमना ये समझ लीजिए जीवन रक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये क्रिया शरीर के वायु के संपर्क में आने पर जम जाने की संभव होता है। अगर ये जम जाता है तो ये संभव होता है। इस क्रिया में जो रक्त नलिका है उसके मुंह के पास थक्का जम जाता है और ये रक्त बहना बंद हो जाता है। ये जो सबसे पहले बात करें तो कल हमने सोल और जेल के बारे में पढ़ा था। तो ये जो रक्त जमना एक बहुत ही जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें रक्त को सोल या फिर जेल अवस्था में आना पड़ता है। और आपने देखा था सोल और जेल क्या है? तो रक्त का थक्का अर्ध जल अवस्था होती है जिसमें थोड़ा तरल पदार्थ
सीरम, जिसे हम सीरम कहते हैं, रक्त के थक्के से बाहर निकलता है। ठीक, और ये होता कब है, जैसे जब आपको चोट लगी है तो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर, यानी कि 5 से 8 मिनट में चोटग्रस्त स्थान पर रक्त का बहना बंद हो जाता है और रक्त स्कंदन रुक जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आपको थोड़ी सी चोट लगी तो खून निकला, आपने उसे कुछ नहीं किया तो वो 4-6 मिनट में जम गया। जब आप उसे खींच लेंगे, यानी कि नाखून से फिर से हटा देंगे तो फिर से ब्लड आ जाता है। यानी कि ये एक जाल बनाता है, और जब वो जाल आप हटा देते हैं तो वो फिर से ब्लड आने लगता है। जब जाल बनता है फिर रुक जाता है। ठीक, रक्त स्कंदन में विटामिन के साथ साथ कैल्शियम आवश्यक है। जब आपने कैल्शियम पढ़ा था, विटामिन के पढ़ा था, तब आपने देखा था कि ये हमारे रक्त के जमने के लिए आवश्यक होता है। ठीक, प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन यकृत से स्रावित थ्रोम्बिन तथा प्लेटलेट्स भी रक्त स्कंदन में सहायता करते हैं। वैसे हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है डिटेल में, बाकी रक्त जमने की 3 प्रक्रिया होती है। सबसे पहला क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे तो जो प्रोथ्रोम्बिन है वो सक्रिय होता है। सबसे पहले ये क्या होगा, तो प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय होगा, यानी कि ये प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा में उपस्थित होता है। आपने पढ़ा था ना कि प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा में ही तो था, तो ये सबसे पहले एक्टिव होता है। फिर प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना, यानी कि जो ये प्रोथ्रोम्बिन था ये थ्रोम्बिन में बदल गया। ठीक, ये किस में बदल गया, थ्रोम्बिन में बदल गया। इसमें कैल्शियम और जो हमारे अन्य फैक्टर हैं जैसे विटामिन के हो गया, ये सारे लोग भाग लेते हैं। अब जब ये प्रोथ्रोम्बिन में बदल जाता है तो प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में बदलता है। ठीक, और जो फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में बदलता है। ऐसे तो आपको पता है कि जो रक्त है वो थक्का बनना एक सरल और सामान्य क्रिया है, लेकिन अगर उसमें अगर देखें तो इसमें कई जो है परिवर्तन होते हैं और ये एक जटिल प्रक्रिया होती है। ये ऐसे ही नहीं जैसे हमने बोल दिया तो ब्लड जम गया, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखी हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय होना। यानी कि सबसे पहले आप देखेंगे, आप यहाँ पर 3 पॉइंट को आप देख रहे हैं। सबसे पहले जो प्रोथ्रोम्बिन था, अगर हम यहाँ ये आप समझ जाइएगा कि हम प्रोथ्रोम्बिन की बात कर रहे हैं। प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय होना, यानी कि जब किसी स्थान पर चोट लगता है या फिर कट जाता है तो उस स्थान के आसपास के जो ऊतक हैं, जो कोशिका हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कटे हुए भाग से रक्त निकलने लगता है और रक्त में उपस्थित जो प्लेटलेट्स हैं और कुछ ब्लड फैक्टर होते हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो ये जो थ्रोम्बिन प्लास्टिन है, ये थ्रोम्बिन प्लास्टिन नामक एक पदार्थ होता है, उसका निर्माण होता है। और यहाँ पर जो आपका प्रोथ्रोम्बिन है, ये आपने देखा, ये प्रोथ्रोम्बिन है, ये एक्टिव हो जाता है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में होता ये है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन में बदल जाता है। ठीक, अब ये जब थ्रोम्बिन में बदलता है, कैसे, जब जो थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण हुआ था ये बनकर तैयार होता है, तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ट्रिप्टेन एंजाइम और कैल्शियम आयन के साथ में क्रिया करता है और प्लाज्मा में उपस्थित जो एंटी प्रोथ्रोम्बिन है उसको ये निष्क्रिय कर देता है। अगर एंटी प्रोथ्रोम्बिन जो है हमारा वो सक्रिय रहेगा तो क्या ब्लड क्लॉट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो प्लाज्मा में जो उपस्थित हिपैरिन होता है, ये हिपैरिन ही आपका एंटी प्रोथ्रोम्बिन है। जो ये हिपैरिन होता है ये आपके शरीर में ये ब्लड को थक्का जमने से रोकता है। क्या हो अगर आपकी नलिकाओं में थक्का जम जाए, तो जो ये हिपैरिन होता है, आप ध्यान रखिएगा, हिपैरिन जो होता है ये आपके शरीर में यानी कि आपकी नसों में ब्लड को थक्का होने से रोकता है। तो जब ये आपका अभी थ्रोम्बोप्लास्टिन का जो निर्माण हुआ है ये जाकर इसको निष्क्रिय करता है, हिपैरिन को निष्क्रिय कर देता है। तो जो रक्त वाहिनियों में उपस्थित जो रक्त होता है वो जमने लगता है और बाहर नहीं आ पाता है ब्लड। तीसरे में थक्का जमने लगता है। तीसरे में क्या होगा, फाइब्रिनोजन जो है, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में, यानी कि जो फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो
तो प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन है, आपने देखा था जो प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन था वो थ्रोम्बिन से मिलकर रासायनिक क्रिया करता है और जो फाइब्रिनोजन है इसको फाइब्रिन में बदल देता है और ये इसी तरह से रक्त का थक्का जमने का कार्य लोग करते हैं। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बस आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ध्यान क्या रखेंगे, इतना लंबा चौड़ा तो आप समझ नहीं पाएंगे, मतलब ऐसे अगर हमारे पास थोड़ा बोर्ड होता तो हम अच्छे से समझा पाते, लेकिन आप ध्यान क्या रखेंगे, सबसे पहले ये करता क्या है, जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने के लिए सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करना होता है ताकि ये जो आपके जो हिपैरिन है उनको निष्क्रिय कर सके। फिर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, फिर फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है और हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक, ये हमने देखा ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, यानी कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है। आई थिंक अगर आपके पास बुक होगा तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक एक बुक हर ब्रांच की ले लीजिए, क्योंकि बहुत महंगी नहीं है, लेकिन आप जब बुक से चीज़ों को पढ़ते हैं तो ज़्यादा ही आसानी से समझ में आती हैं। तो आज के लिए हम बस यही इतना रखेंगे। हमने आज जो भी देखा, हमने क्या देखा, आज हमने रक्त के बारे में समझा कि रक्त क्या है, यानी कि आरबीसी क्या है, रक्त कणिकाएं क्या हैं, बेसिकली रक्त कणिकाएं, और हमने देखा प्लाज्मा क्या है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि रक्त का थक्का कैसे जमता है, लिम्फ के बारे में हमने समझा या फिर लसिका के बारे में हमने समझा। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जो आपने WBC, RBC और प्लेटलेट्स, इन तीनों की कमी और अधिकता को क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। कल मैं आपसे पूछूंगी तो आपको बताना है, हर किसी को बताना है। ठीक, चलिए, तो अभी हमें कल ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा करनी है। तो कल की जो हमारी क्लास होगी वो ब्लड ग्रुप पर होगी। अगर बुक होगी तो पढ़कर आइएगा, अदरवाइज हम तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे ही करेंगे। आज के लिए हम बस यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये फिजियोलॉजी हम आसानी से बिल्कुल इजी वे में पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर समझ में आ रही हैं तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे सुधारनी चाहिए तो आप एक बार ज़रूर बताइएगा कि मैं इसमें और क्या सुधार कर सकती हूँ। ठीक, चलिए फिर आज के लिए हम यही इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।